तो साथियों आज है 24 दिसंबर 2021 और 24 दिसंबर 2021 का जिन छात्रों का एग्ज़ाम था आज की डेट में आईटीआई का, जो कि आप सभी को मालूम होगा आज की डेट में आईटीआई का एग्ज़ाम था जो कि सेकेंड ईयर का फर्स्ट शिफ्ट में हुआ था और फर्स्ट ईयर का भी फर्स्ट शिफ्ट में ही हुआ था। लेकिन मैं यहाँ पर जो क्वेश्चन मैंने कवर किया है सेकेंड ईयर के छात्रों के लिए कवर किया है, क्योंकि आईटीआई के सेकेंड ईयर के छात्रों का कहना है कि सर आप जो क्वेश्चन यहाँ पर करा रहे हैं ये बिल्कुल पूछा जा रहा है और ये इसलिए पूछा जा रहा है क्योंकि जो अपने कॉलेज के स्टूडेंट है जो कॉलेज से जा रहे हैं एग्ज़ाम देने, उनके द्वारा जो बताया गया है क्वेश्चन वही मैं आपको यहाँ पर करा रहा हूँ। तो जितने भी क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए सबको मैंने यहाँ पर कवर कर लिया। ज़्यादातर क्वेश्चन निमी से ही मिल रहे हैं, कुछ क्वेश्चन इधर उधर से हैं तो वो भी मैं आपको लिख के यहाँ पर करा दे रहा हूँ ताकि आपको एग्जाम में कोई भी दिक्कत न है। तो जितने भी छात्र इस वीडियो को देख रहे हैं मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा और यदि आपको जानकारी पसंद आती है तो वीडियो पर लाइक करना ना भूलिएगा, आप सभी से रिक्वेस्ट होगा। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। जिसमें पहला क्वेश्चन आज की डेट में पूछा गया था इलेक्ट्रिशियन सेकेंड ईयर थ्योरी में, जो कि दृष्टिकारी डायोड में एलईडी को कन्वर्टर्स के रूप में क्यों टाला जाता है, ये आपका पहला क्वेश्चन पूछा गया था। कुछ छात्र कहेंगे कि सर हमारे में आज में जो आप क्वेश्चन बताए वो नहीं था। तो देखिए आपको ये जो क्वेश्चन है आप जब परीक्षा देंगे तो आपके बगल वाले से ही मैच नहीं होगा। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि एक आध दो क्वेश्चन मैच हो, लेकिन सब कुछ क्वेश्चन नहीं मैच होगा क्योंकि ऑनलाइन ये पेपर हो रहा है और ऑनलाइन पेपर में सबका अलग अलग होता है। तो सभी लोग यहाँ पर ध्यान दीजिएगा और जिन छात्रों का अभी तो एग्जाम नहीं हुआ है उनके लिए तो बहुत ही हेल्पफुल वीडियो होने वाली है, तो आप जरूर वीडियो को देखिएगा। तो इसमें यहाँ पर पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि दृष्टिकारी डायोड में एलईडी को कन्वर्टर्स के रूप में क्यों टाला जाता है। तो साथियों इसका मुख्य कारण ये होता है कि ये बहुत ही कम शक्ति वाला एक यंत्र होता है, या हम कह सकते हैं कि युक्ति होता है या मशीन होता है। ये सबसे कम यहाँ पर कह सकते हैं कि ये शक्ति वाला युक्ति होता है डायोड, इसलिए इसको क्या किया जाता है, इसको टाला जाता है कन्वर्टर्स के रूप में। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर हो जाता है, सभी लोग मिला लीजिएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं साथियों। अगले क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा गया था कि जो कन्वर्टर और कन्वर्टर दोनों के रूप में कार्य करता है, मतलब कि जो इन्वर्टर और कन्वर्टर दोनों के रूप में कार्य करता है उसको क्या बोला जाता है, धातु दृष्टिकारी या मरकरी आर्क दृष्टिकारी या अर्धचालक डायोड या तुल्यकालिक कन्वर्टर। तो साथियों इसी को बोला जाता है अर्थात तुल्यकालिक जो कन्वर्टर होता है ये एक ऐसा यहाँ पर कन्वर्टर है जो कि इन्वर्टर और जो कन्वर्टर है दोनों के रूप में कार्य करता है, तुल्यकालिक कन्वर्टर। इसको नोट कर लीजिएगा, कभी कभी ये टेक्निकल एग्जामों में भी ये क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो जो आईटीआई के छात्र हैं उनके लिए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं साथियों। अगले क्वेश्चन में पूछा गया था कि अल्टरनेटर में हंटिंग के प्रभाव का कारण क्या है। हंटिंग के प्रभाव जैसे कि ए ऑप्शन दिया गया था अधिक भार के कारण, बी ऑप्शन बिना लोड के चल रहा है, सी ऑप्शन गति के उतार चढ़ाव के साथ चल रहा है, या डी ऑप्शन दिया गया था कि लोड के निरंतर उतार चढ़ाव के कारण। तो देखिए साथियों यहाँ पर सही हो जाता है ऑप्शन नंबर डी कि लोड में निरंतर उतार चढ़ाव के कारण अल्टरनेटर में हंटिंग के प्रभाव होता है। ये सबसे बड़ा इसका रीजन ये बनता है। तो जितने भी छात्रों ने डी ऑप्शन मारा होगा, ठीक है ध्यान रखिएगा, जो छात्र आज की डेट में गए थे एग्जाम देने, जो छात्र ने डी ऑप्शन मारा होगा उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर होता है, क्योंकि यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं साथियों अगले क्वेश्चन पे, जिसमें अगले क्वेश्चन में पूछा गया था कि यदि भार बढ़ता है तो अल्टरनेटर का टर्मिनल वोल्टेज कम हो जाता है, ऐसा क्यों। ए ऑप्शन क्षेत्र प्रतिरोध के कारण, बी ऑप्शन आर्मेचर प्रक्रिया के कारण या प्रेरक प्रक्रिया के कारण, या डी ऑप्शन दिया गया कि आर्मेचर प्रतिरोध के कारण। तो इसमें आपको रीजन पूछा गया है, तो इसका रीजन ये होगा साथियों कि आर्मेचर प्रतिरोध जो यहाँ पर है उसके कारण अल्टरनेटर का टर्मिनल वोल्टेज कम हो जाता है। कब, जब भार बढ़ता है तब। तो ये आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन के अनुसार बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है यहाँ पर आपका सही हो जाता है साथियों ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर मिला लीजिएगा, आर्मेचर प्रतिरोध के कारण डी ऑप्शन हम सही मारेंगे। आगे बढ़ते हैं साथियों अगले क्वेश्चन पे, जो कि अगले क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा गया था कि 1000, यहाँ पर ध्यान से देखिए 1000 आरपीएम 6 ध्रुव वाले अल्टरनेटर की आवृत्ति यहाँ पर पूछा गया कि जो फ्रीक्वेंसी है उसका मान बताना है। तो देखिए ये आपका पूछा गया कितना, इसमें आरपीएम का मान कितना दे दिया गया, तो एनएस का मान दे दिया गया कितना 1000 दे दिया गया। ठीक है उसके बाद 6 ध्रुव कह रहा है, तो हम यहाँ पर जो निकालेंगे एनएस का सूत्र निकालेंगे, एनएस बराबर 120 F/P से।
जो कि हमको यहाँ पर एफ का मान मालूम नहीं है, अर्थात फ्रीक्वेंसी का मान हमको मालूम नहीं है, लेकिन पोलों की संख्या का मान हमको मालूम है, 6 दिया गया है। तो 120 अपने जगह पर रहेगा और एन एस का मान कितना दे देगा, तो 1000 हो जाएगा। तो ये आपका 1000 हो गया और ये आपका 6 हो गया। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ध्यान से देख लीजिए। जब यहाँ पर लिखेंगे एन एस का मान 1000 बराबर 120 सूत्र से हो जाएगा, गुणे फ्रीक्वेंसी का मान ही हमसे पूछ रहा है कि आवृत्ति क्या होगा, तो एफ अपने जगह पर छोड़ देंगे। उसके बाद पी का जो मान यहाँ पर कितना दिया गया, 6 दिया गया, तो हम यहाँ पर 6 लिख देंगे। अब इसको करिए, देखिए कितना आता है। तो आप जब एफ का मान निकालेंगे साथियों, तो यहाँ पर एफ का मान निकल के आ जाएगा 50 हर्ट्ज। कितना आ जाएगा साथियों, 50 हर्ट्ज आ जाएगा। और यही जो 50 हर्ट्ज आ जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सभी लोग मिला लीजिएगा, ये क्या आ जाएगा, एफ का मान आ जाएगा 50 हर्ट्ज। ये आपका सही हो जाता है, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर, मिला लीजिएगा। और कोई भी कन्फ्यूजन होता है तो कमेंट में पूछ लीजिएगा, आपको जानकारी मिल जाएगी। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगले क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा गया था कि अल्टरनेटर को कैसे रेटेड किया जाता है, मतलब किस में रेटेड किया जाता है, केवीए में किया जाता है या किलोवाट में किया जाता है या मेगावाट में किया जाता है या केवी में किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, जो अल्टरनेटर होता है उसको केवीए में किया जाता है। किसमें साथियों, केवीए में, किलो वोल्ट एम्पियर में इसको रेटेड किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हमारा क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं साथियों अगले क्वेश्चन पे, जो कि अगले क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा गया था कि प्रतिकर्षण मोटर्स के रोटेशन की दिशा को कैसे उल्टा करना है। ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया था, जिसमें ए ऑप्शन दिया गया था कि ब्रश अक्ष को स्थानांतरित करके, बी ऑप्शन आपूर्ति टर्मिनलों को आपस में बदल करके, और सी ऑप्शन दिया था कि मुख्य घुमावदार टर्मिनलों को बदलकर, या डी ऑप्शन दिया गया था कि कंपनसेटिंग वाइंडिंग टर्मिनलों को बदलकर। तो देखिए इसमें आपका सही हो जाता है साथियों ऑप्शन नंबर ए, कि जो ब्रश अक्ष को हम बदल देते हैं, मतलब कि एक स्थान से दूसरे स्थान पे कर देते हैं, तो प्रतिकर्षण मोटर का जो रोटेशन की दिशा है वो उल्टा हम कर सकते हैं। ये सबसे बड़ा यहाँ पर इसकी प्रक्रिया होती है, इसको उल्टा करने की, दिशा को बदलने की। तो ये आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल करेक्ट आंसर, मिला लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर अगले पे, जिसमें यहाँ पर अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था कि हार्ड डिस्क ड्राइव के लिए किस प्रकार की सिंगल फेज मोटर का उपयोग किया जाता है। ए ऑप्शन स्टेपर मोटर, बी ऑप्शन प्रतिकर्षण मोटर, सी ऑप्शन हिस्टेरिसिस मोटर, डी ऑप्शन रिलेक्टेंस मोटर। तो साथियों यहाँ पर सही हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, जिसको बोला जाता है स्टेपर मोटर। ये आपका क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, सभी लोग मिला लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो कि अगला क्वेश्चन इसमें पूछा गया था कि कौन सी मोटर में आदि कुंडल वाइंडिगर होती है, जैसे कि ए ऑप्शन मिक्सर में, बी ऑप्शन ग्राइंडर में, सी ऑप्शन छत का पंखा, या डी ऑप्शन वॉशिंग मशीन में। तो साथियों यहाँ पर सही हो जाता है सी ऑप्शन, क्योंकि इसमें जो मोटर होती है वो आदि कुंडल वाइंडिगर होती है, जो कि ऑप्शन में आपको सी देखने को मिलता है करेक्ट आंसर। तो जिन छात्रों ने ऑप्शन यहाँ पर सी मारा होगा क्वेश्चन के अनुसार, उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, जो कि अगला क्वेश्चन इसमें पूछा गया था कि सार्वभौमिक मोटर का अनुप्रयोग कौन सा है। ए ऑप्शन जेट पंप, बी ऑप्शन भोजन मिक्सर, सी ऑप्शन टेली प्रिंटर, और डी ऑप्शन कंप्रेसर। तो साथियों यहाँ पर सही हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, जिसको कंप्रेसर के नाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चन के अनुसार हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है, मिला लीजिएगा सभी लोग। आगे बढ़ते हैं साथियों अगले क्वेश्चन पे, जो कि अगला क्वेश्चन इसमें पूछा गया था कि इंडक्शन मोटर के रोटर में, ध्यान से यहाँ पर ध्यान से इस क्वेश्चन को सुनिए। इसमें कहा गया था कि इंडक्शन मोटर के रोटर में खुले सर्किट का क्या प्रभाव होता है। ए ऑप्शन मोटर शुरू नहीं होती है, बी ऑप्शन मोटर में ओवर हीटिंग, और सी ऑप्शन शाफ्ट का आंतरिक कंपन, और डी ऑप्शन दिया गया था कि मोटर बहुत कम गति से चलती है। तो साथियों इसका सबसे बड़ा रीजन ये बनता है कि इंडक्शन मोटर के रोटर के यदि खुले सर्किट पे यदि कर दिया जाए, तो जो इसका प्रभाव होगा उस समय ये होगा कि जो मोटर होगी वो बहुत ही कम गति से चलेगी, लेकिन बहुत ही क्या करेगी, कम गति से चलेगी। और यहाँ पर आपको मैच करता हुआ दिख जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल करेक्ट आंसर। डी ऑप्शन आप क्वेश्चन के अनुसार बिल्कुल करेक्ट आंसर मारेंगे। आगे बढ़ते हैं साथियों अगले क्वेश्चन पे, जिसमें पूछा गया था कि कौन सी दोष स्थिति में थर्मल अतिभार रिले एसी प्रेरण मोटर की रक्षा करता है, जैसे कि ए ऑप्शन शॉर्ट सर्किट, बी ऑप्शन खुला परिपथ, सी ऑप्शन अतिधारा, या डी ऑप्शन कम वोल्टेज। तो इसमें आपका सही हो जाता है साथियों ऑप्शन नंबर सी, जिसको अतिधारा के नाम से अर्थात ओवर करंट के नाम से जाना जाता है। सी ऑप्शन क्वेश्चन के अनुसार हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं साथियों। अगले क्वेश्चन में पूछा गया था कि स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर को वाउंड रोटर में
क्यों फिट किया जाता है? इसका फिट करने का कारण क्या है? क्यों ऐसा किया जाता है? तो देखिए सबसे बड़ा इसका रीज़न ये है कि जो इसमें हाई स्टार्टिंग और जो रनिंग टार्क होता है उसके बलागुण को पाने के लिए ऐसा किया जाता है। तो हम कह सकते हैं कि उच्च स्टार्टिंग और रनिंग बलागुण पाने के लिए ऐसा किया जाता है। ये आपका डी ऑप्शन क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं साथियों अगले क्वेश्चन पे, जिसमें पूछा गया था कि यदि खुले सर्किट में रोटर बाहर हो तो एसी इंडक्शन मोटर का क्या प्रभाव होता है? ए ऑप्शन शाफ्ट का कंपन होता है, बी ऑप्शन मोटर शुरू नहीं होगी, सी ऑप्शन धीमी गति से चलता है और डी ऑप्शन मोटर में अति गर्म होने पर। तो साथियों यहाँ पर सही हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, जिसको बोला जाता है मोटर के अति गर्म होने पर ये आपका क्या होता है, इस सबसे बड़ा प्रभाव पड़ता है एसी इंडक्शन मोटर का। तो आपका यहाँ पर डी ऑप्शन क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं साथियों अगले क्वेश्चन में पूछा गया था कि 3 क्लैंप रेंड मोटर में किस गति को तुल्यकालिक गति कहा जाता है? जैसे कि ए ऑप्शन शून्य भार गति को, बी ऑप्शन फुल लोड स्पीड को, सी ऑप्शन चुंबकीय क्षेत्र की गति को घुमाते हुए और डी ऑप्शन दिया गया था कि स्टेटर और रोटर के बीच सापेक्ष गति को। तो साथियों यहाँ पर सही हो जाता है सी ऑप्शन कि चुंबकीय क्षेत्र की गति को घुमाते हुए। सी ऑप्शन हमारा क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं साथियों अगले क्वेश्चन पे, जो कि अगले क्वेश्चन में पूछा गया था कि यदि डीसी शंट मोटर की फील्ड वाइंडिंग ओपन सर्किट में हो तो गति क्या होगा? उस समय गति क्या होगा? तो देखिए उस समय जो गति होगा बहुत ही तेज गति से चलेगा है, क्योंकि ये आपका सबसे बड़ा रीजन बनता है कि जो यदि खुले कर दे मतलब कि ओपन फील्ड कर दिया जाए उस समय जो इसका मोटर होगा डीसी शंट मोटर होगा उसकी फील्ड वाइंडिंग यदि ओपन हो जाती है तो बहुत ही तेज गति ये देगा। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे देखते हैं साथियों अगले क्वेश्चन को, जो कि अगले क्वेश्चन में पूछा गया था कि कौन सी कुचालक सामग्री श्रेणी बी के कुचालक की है? जैसे कि कपास या बांस या फाइबर ग्लास या चमड़े का कागज। तो साथियों ये जो आपका आता है यहाँ पर फाइबर ग्लास ये कुचालक के अंतर्गत आता है। सी ऑप्शन आपका सही हो जाता है क्वेश्चन के अनुसार। अगले क्वेश्चन को देखते हैं साथियों अगले क्वेश्चन में पूछा गया था कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रक्रिया के लिए किस प्रकार की डीसी जनरेटर का उपयोग किया जाता है? ए ऑप्शन शंट जनरेटर का, बी ऑप्शन श्रेणी जनरेटर का, सी ऑप्शन विभेदक यौगिक जनरेटर का, डी ऑप्शन संचयी यौगिक जनरेटर का। तो साथियों यहाँ पर सही हो जाता है ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए ऑप्शन, जो कि शंट जनरेटर का इसमें उपयोग किया जाता है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं साथियों अगले क्वेश्चन में पूछा गया था कि आर्क वेल्डिंग के लिए किस प्रकार की डीसी जनरेटर का उपयोग किया जाता है? साथियों आर्क वेल्डिंग के लिए ध्यान रखिएगा हमेशा आप डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर अर्थात विभेदक यौगिक जनरेटर का ही प्रयोग करेंगे। सी ऑप्शन आपका क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं साथियों अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि जनरेटर में ब्रश बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? तो साथियों ब्रश बनाने के लिए ध्यान रखिएगा आप कार्बन ग्रेफाइट का प्रयोग ही करते हैं और कार्बन ग्रेफाइट का ही प्रयोग किया जाता है जनरेटर में ब्रश बनाने के लिए। तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आपको जानकारी पसंद आई होगी। पसंद आई तो वीडियो पर लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा।